तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की करते हैं शुरुआत। इससे पहले सेशन की शुरुआत करने से पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हाल ही में समाचारों में आए रो हेपेवायरस रेट्टी स्ट्रेन के हेपेटाइटिस ई वायरस का प्राथमिक भंडार क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चूहा। देखिए, हाल ही चूहा इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही के अध्ययन से पता चला है कि रोचेप वायरस रत्ती स्ट्रेन, जिसे सामान्यतः चूहा एचईवी के नाम से जाना जाता है, मुख्य रूप से चूहे में निवास करता है और यह मानवों को संक्रमित करने की क्षमता रखता है। 2018 में पहले मानव मामले के बाद से कम 20 मामले रिपोर्ट किए गए हैं जो अक्सर कच्चे सूअर के मांस के सेवन से जुड़े हुए हैं। शोधकर्ताओं ने यह भी खोजा कि चूहा एचईवी सूअरों को संक्रमित कर सकता है और उनके बीच फैल सकता है, जिससे सूअर उद्योग के लिए मानव संक्रमण के संभावित मार्ग के रूप में चिंताएं चिंताएं बढ़ गई है। हेपेटाइटिस ई एक महत्वपूर्ण वैश्विक स्वास्थ्य समस्या बनी हुई है, विशेष रूप से विकसित क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल के आंकड़े के अनुसार किस देश का भारत के साथ व्यापार घाटा फाइनेंशियल ईयर 2024 में $100 बिलियन से अधिक हो गया है? हाल के आंकड़े के अनुसार किस देश का भारत के साथ व्यापार घाटा फाइनेंशियल ईयर 2024 में $100 बिलियन से अधिक हो गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चीन। चीन के साथ व्यापारिक घाटा भारत का फाइनेंशियल ईयर 2024 में $100 बिलियन से अधिक हो गया है। इसका डिस्कशन देखिए। चीन इसका सही जवाब हो जाएगा। हाल ही के आंकड़ों के अनुसार चीन वह देश है जिसका भारत के साथ व्यापार घाटा फाइनेंशियल ईयर 2024 में $100 बिलियन से अधिक हो गया है, जिससे यह भारत का सबसे बड़ा व्यापार घाटा साझेदार बन गया है। इसका कारण चीन से आयात का निर्यात की तुलना में काफ़ी अधिक होना है। इससे बाजार पहुंच में असमानताओं को लेकर चिंता बढ़ गई है। इसके अलावा चीन में सार्वजनिक भावना भारत के साथ व्यापार संबंधी के प्रति तेजी से आलोचनात्मक हो रही है, जो आर्थिक रूप और भू राजनीतिक कारणों के जटिल अंतर्संबंध को दर्शाती है। इसमें चल रहे सीमा विवाद और चीनी आक्रामकता के खिलाफ क्वाड गठबंधन के साथ भारत का रूप संरेखन शामिल है। तो इसका ये रहेगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में 2022 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? हाल ही में 2022 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती जी को ये अवार्ड मिला है, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इसका डिस्कशन देख लीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा मिथुन चक्रवर्ती। और प्रसिद्ध अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को 2022 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, जो भारत का सर्वोच्च सिनेमा सम्मान है। यह पुरस्कार फिल्म महोत्सव निर्देशालय
डायरेक्टर ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स, डायरेक्टर ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स द्वारा, फिल्म फेस्टिवल्स द्वारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार नेशनल फिल्म अवार्ड में प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है और भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है। इस पुरस्कार में एक स्वर्ण कमल के साथ 10 लाख नगद पुरस्कार और एक शॉल शामिल है। भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के के सम्मान में भारत सरकार द्वारा स्थापित यह पुरस्कार पहली बार 1969 में अभिनेत्री देविका रानी को दिया गया था और 1870 में जन्मे दादा साहब फाल्के ने 1913 में भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्देशन किया है और 19 वर्षों में 95 फिल्में बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, हाल ही में किस मंत्रालय ने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को जल के कुशल पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जल ही अमृत कार्यक्रम शुरू किया है? तो क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को जल के कुशल पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जल ही अमृत कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। इस क्वेश्चन का डिस्कशन देखिए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय महुआ ने अमृत 2.0 के तहत जल ही अमृत कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है शहरी क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल की गुणवत्ता में सुधार करना और इसके पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अच्छी गुणवत्ता वाले पुनर्चक्रण योग्य जल के उत्पादन के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्टेप्स के प्रबंधन के लिए प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखता है। यह क्लीन वाटर क्रेडिट सिस्टम पेश करता है, जो शहरों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है और प्रभावी जल प्रबंधन के लिए उनकी क्षमताओं का विकास करता है। स्टेप्स को स्टार रेटिंग 3 से 5 के रूप में क्लीन वाटर क्रेडिट्स दिए जाएंगे, जो 6 महीने के लिए मान्य होंगे और इन रेटिंग के आधार पर प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन दिए जाएंगे। ये रहा इसका सही जवाब इसलिए ये याद रखिएगा आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर का भी, आप लोग ध्यान से देखिए इसको। 5 नंबर का क्वेश्चन कहता है, हाल ही में चर्चा में रहा रोड टैप रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्स ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। रोड टैप याद रखना है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन आता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय देखिए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय रोड टैप रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट योजना को घरेलू ट्रैफिक क्षेत्र डाटा TDA इकाइयों के लिए 30 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है। इससे जनवरी 2021 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। रोड टैप निर्यातकों को उन करों, शुल्कों और लेवीज जो वापस नहीं किए गए हैं। इसने मर्चेंटेज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम MEIS की जगह ली है, जिसे
वैश्विक व्यापार नियमों के पालन में कमी के कारण वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO में चुनौती दी गई थी। रोड टेप यह सुनिश्चित करता है कि निर्यातकों को उत्पादन और वितरण के दौरान हुए खर्चों के लिए मुआवजा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का। देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन कहता है 6 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में नाटो ने मल्टी कार्पस लैंड कंपोनेंट कमांड नामक अपनी नई भूमि कमांड किस देश में स्थापित किया है। तो हाल ही में नाटो ने मल्टी कार्पस लैंड कंपोनेंट कमांड नामक अपनी नई भूमि कमांड किस देश में शामिल किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फिनलैंड। जो कमांड है यह फिनलैंड में स्थापित किया गया है। देखिए इसका डिस्कशन देखिए। फिनलैंड इसका सही जवाब हो जाएगा। नाटो 2025 में फिनलैंड में रूस की सीमा के पास एक नई भूमि कमान स्थापित करेगा ताकि संघर्ष के दौरान उत्तरी कोरिया में भूमि संचालन को देखरेख की जा सके। यह कदम रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के बाद फिनलैंड की हालिया नाटो सदस्य के अनुरूप है। नई कमान फिनलैंड के मिक्केली में स्थित मौजूदा भूमि बल कमान के साथ मिलकर काम करेगी। ये रहा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर का। 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। 7 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ता ने रेटिना के आंसू और डायबिटीज रेटिनोपैथी के उपचार के लिए एक विधि विकसित की है। हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ता ने रेटिना के आंसू और डायबिटीज रेटिनोपैथी के उपचार के लिए एक विधि विकसित की है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा IIT मद्रास। IIT मद्रास के शोधकर्ता ने रेटिना के आंसू और डायबिटीज रेटिनोपैथी के उपचार के लिए एक नई विधि खोजी है। इसमें हल्के लेजर प्रेरित संवहन का उपयोग करके रेटिना में दवा की आपूर्ति को बेहतर बनाया जाता है। उन्होंने विभिन्न उपचार प्रकारों का अध्ययन करने के लिए सिमुलेशन का उपयोग किया। इसमें ऊष्मा और द्रव्यमान स्थानांतरण हीट एंड मास ट्रांसफर पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह अभिनव दृष्टिकोण भारत में लगभग 1.1 करोड़ लोगों को रेटिना विकारों से लाभान्वित कर सकता है। वर्तमान में रेटिना के आंसू, डायबिटीज रेटिनोपैथी, मैक्युलर एडिमा और रेटिनल वेन ऑक्लूजन जैसी स्थितियों के उपचार के लिए लेजर आधारित तकनीकों का उपयोग किया जाता है। 8 नंबर देखिए। सिलिकोसिस जो हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा। यह रोग मुख्य रूप से किस पदार्थ के लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण होता है। तो सिलिकोसिस जो हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा। यह रोग मुख्य रूप से किस पदार्थ के लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिलिका डस्ट। इसका सही जवाब हो जाएगा सिलिका डस्ट। सिलिका डस्ट के संपर्क में रहने से सिलिकोसिस नामक रोग हो जाता है। सिलिका डस्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए सिलिकोसिस एक लाइलाज व्यावसायिक रोग है जो सिलिका डस्ट के सांस में जाने के कारण होता है, जो अक्सर खनन क्षेत्रों में पाया जाता है। यह धूल फेफड़ों को कठोर बना देती है जिससे गंभीर
श्वसन समस्या उत्पन्न होती है। गंभीर श्वसन समस्या उत्पन्न होती है। पन्ना जैसे जिले पन्ना जिले जैसे क्षेत्रों में कई खनिकों को इसी तरह के लक्षणों के कारण गलत तरीके से तपेदिक से पीड़ित माना गया है। यह रोग तब चर्चा में आया जब स्वास्थ्य कार्यकर्ता ने प्रभावित लोगों के लिए बेहतर पहचान और मुआवजे की वकालत की, सही निदान की आवश्यकता और सिलिका समृद्ध खानों में काम करने के खतरे पर जोर दिया। 9 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि भारत मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2024 की मेजबानी किस शहर में कर रहा है। भारत मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2024 की मेजबानी किस शहर में कर रहा है, तो इसका सही जवाब होगा विशाखापत्तनम। भारत मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2024 की मेजबानी विशाखापत्तनम में कर रहा है। तो इसका देखिए, भारत 8 से 18 अक्टूबर तक विशाखापत्तनम में क्वाड देशों के संयुक्त नौसैनिक अभ्यास की मेजबानी कर रहा है। इस अभ्यास का नाम मालाबार 2024 है, जिसमें समुद्र और बंदरगाह चरण शामिल है, जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग पर केंद्रित है। इसमें विभिन्न भारतीय नौसैनिक प्लेटफॉर्म जैसे गाइडेड मिसाइल विध्वंसक, पनडुब्बी और लड़ाकू विमान शामिल है। मालाबार अभ्यास 1992 में एक यूएस भारत डील के रूप में शुरू हुआ और इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ाने और समुद्री चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक बहुपक्षीय कार्यक्रम में विकसित हुआ। हाल ही में क्वाड बैठकों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर जोर दिया और संयुक्त तटरक्षक अभियान और प्रशिक्षण के लिए एक नई क्षेत्रीय समुद्री पहल की घोषणा की है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंडियन एयरफोर्स डे 2024 किस दिन मनाया जाता है। इंडियन एयरफोर्स डे 2024 किस दिन मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 अक्टूबर। इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इंडियन एयरफोर्स डे देखिए, हर साल 8 अक्टूबर को भारत में इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है, ताकि उन सैनिकों और पायलटों को सम्मानित किया जा सके जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इस वर्ष यह समारोह भारतीय वायुसेना के 92वीं वर्षगांठ को चिन्हित करता है। यह आयोजन चेन्नई के मरीना बीच पर होता है। इंडियन एयरफोर्स डे 2024 मंगलवार के दिन 8 अक्टूबर 2024 को पड़ता है। इस वर्ष का विषय है भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर। तो इसी के साथ आज के सेशन को करते हैं अंत। जय हिंद।